आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। हुकूमती कारकर्दगी, ऑपोजिशन इत्तेहाद और मुल्क की इज्तिमाई सूरत हाल, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद से। नाजिल करा बीसा को, अब भेज खुदाया मेहदी को, देख दज्जाल आजाद हुए और फूलों के क्या हाल हुए। कहा जाता है कि जुल्म हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है, लेकिन हमारे मुल्क में ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। कभी कराची, कभी क्वेटा, आज साहिवाल तो कल कहीं और। एक के बाद एक जाली पुलिस मुकाबला और एक के बाद वही रिवायती बेहिसी और पर्दापोशी। सवाल यह है कि सानेहा साहिवाल का जिम्मेदार किसे ठहराया जाए, किसके खिलाफ इस वाक़े की FIR काटी जाए। उन सफाक पुलिस एहलकारों के खिलाफ जिनके दिलों पर ताले और आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, जो ये ना सोच सके कि मासूम जहनों पर वो हमेशा हमेशा के लिए क्या मंजर नक्श कर रहे हैं। क्या पुलिस के उन बड़ों पर जिम्मेदारी डाली जाए जो वाकई के 24 घंटे बाद भी कौम को असल सूरत हाल बताने से कासिर हैं। क्या वसीम अकरम प्लस वजीर आला से कोई उम्मीद लगाई जाए जो वाकई के बाद लकीर पीटने साहिवाल पहुंच गए। क्या ये उनका काम है? कौन है जो इस मुल्क को पुलिस स्टेट बनने से बचाएगा? जनाब वजीर आजम इमरान खान, अब सिर्फ ट्वीट से काम नहीं चलेगा, कुछ करके दिखाना होगा। आप तो छोटी छोटी बातों पर दूसरों से इस्तीफे तलब करते थे ना। आप तो रियासत मदीना के नारे लगाते नहीं थकते थे। क्या GIT बनाकर आपका फर्ज अदा हो गया? सवाल यह भी है कि क्या साहिवाल में सिर्फ एक खानदान की लाशें गिरी हैं या तब्दीली सरकार से वाबस्ता उम्मीदों का खून हुआ है? क्योंकि दूसरी तरफ महंगाई, बेरोजगारी और बैड गवर्नेंस की वजह से लाखों करोड़ों लोगों का मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है। क्या हुकूमत के पास इस सूरत हाल से निकलने का कोई हल है? आज प्रोग्राम में इन तमाम इश्यूज पे हम बात करेंगे और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, और बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। वालेकुम अस्सलाम, और आपका भी शुक्रिया। अच्छा सर, बात आपसे बहुत सारे इश्यूज पे करनी है, लेकिन पहले मैं जरा जो कल एक बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ है उस पर मैं बात करना चाह रही हूँ। शेख साहब, क्या इसकी कोई जस्टिफिकेशन है? सर, ये वाकया अगर शहबाज शरीफ के दौर में हुआ होता ना तो अब तक इस्तीफों का मुतालबा आ चुका होता और वजीर आजम तो पुलिस को क्रिमिनलाइज करने का इल्जाम भी लगा देते। बहुत बुरा वाकया है। कौम जिंदा है, मीडिया जिंदा है जी, और ये एक जिंदा कौम की निशानी है कि इंसानियत के कत्ल पे इस तरह सीखो पा हुई और सरापा इख्तिजाज बन गई। मैं आपको यकीन से कहता हूँ जी कि इमरान खान इस JIT की रिपोर्ट आने के बाद दास्ताने इबरत बना देगा इन लोगों को। अगर हम मिसाल नहीं बनाएंगे इनको तो हमारी खुद मिसाल बन जाएगी। ठीक है, जो कुछ आप कह रही हैं इब्तदाइया में, ये इस बात का तकाजा करती है कि हम मुजरमों को कानून के दायरे में ला के करार वाकई सजा दें। और ये जो हादसा हुआ है जो बहुत ही तकलीफ दे और कल्ब पे और एहसास पे और शऊर पे सवार हुआ है, इसकी जितनी जल्द इसकी मुल्ज़मों तक घेरा तंग किया जाए वो किया जाए, ठीक सर, ताकि कौम ये समझे वाकई इंसाफ जो है वो तमाम लोगों के लिए एक साया, वरना हम में और दूसरे लोगों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। और मैं इमरान खान से पूरी तोक़े रखता हूँ कि इस मसले में वो कोई किसी किस्म की रियायत नहीं बदलेंगे। जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ वो छोड़ेगा नहीं इनको। सर, आपने कहा वो निशाने इबरत बना देंगे, JIT रिपोर्ट आ जाए जरा, लेकिन मुझे बताइए वो किस किस को निशाने इबरत बनाएंगे? किधर है वो रिफॉर्म्स, कहाँ है वो इकदाम जिनका वादा था? शेख साहब, निशाने इबरत बनाना है तो उस सिस्टम को बनाइए ना जिस सिस्टम के अंदर ये वाकयात पेश आते हैं। अब हर आदमी का जवाब मैंने तो नहीं देना ना। जो कप्तान ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है मैंने उसका जवाब देना है। जो हुआ है बुरा हुआ है, इंशाअल्लाह ताला इमरान खान इनको इबरत का निशान बना देगा JIT की रिपोर्ट। ठीक, मैं एक ब्रेक ले लूं सर, ब्रेक के बाद फिर मजीद इश्यूज पे बात करते हैं। लेते हैं ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा शेख साहब, फेडरल मिनिस्टर बनने के बाद आज आप पहली बार मेरे प्रोग्राम में आए हैं सर, तो क्या वो ऑपोजिशन वाला ही जज्बा है या ऑपोजिशन से हुकूमत में आने का ट्रांजिशन कंप्लीट हो गया? कैसा फील हो रहा है शेख साहब? अब देखें, मुश्किल वक्त है, इक़्तिदार बड़ा मुश्किल टाइम पे मिला है, इम्तहान का वक्त है, जिम्मेदारी का वक्त है। अपोजिशन बड़ा आसान काम है, 1-2 इंटरव्यू किए और सो गए, सिगार पिया और सो गए। ठीक, यहाँ 1.5 लाख पेंशनर हैं और 1 लाख मजदूर हैं, 35 बिलियन रुपीस पेंशन है और 31 बिलियन की तनख्वाह है, 18 बिलियन का ऑयल है, 35 बिलियन का लोन है और उसमें लोगों की ज़रूरियात इतनी ज़बरदस्त हैं, मफलूज निज़ाम है, करप्शन है, चोरी है।
लूट खसूट है। ऐसे में जिम्मेदारी, अब लोग मुझसे अगर ये तोके रखे बैठे हैं कि मैं अपोजिशन में हूं, तो नहीं जी, मैं इमरान खान के साथ हुकूमत में हूं, सो मुझे हुकूमत की जिम्मेदारी। सर लेकिन आप कहते हैं कि हुक्मरानी बड़ा मुश्किल काम है इस मुल्क में, तो मसला आपको आराम का है या फिर काम ज्यादा करना पड़ रहा है या फिर हुकूमत को डिफेंड करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं? शेख साहब, चूंकि देखें जिन बातों पे ऑपोजिशन में बैठ के आप कुड़ते थे, आप तनकीद करते थे, सर क्या हालात उससे मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं आपको? देखें, आराम मेरा रेलवे में नारा है कि आराम हराम है। आराम को मैंने हराम करार दिया रेलवे में, लेकिन अब इमरान खान के अलावा कोई चॉइस ऑप्शन नहीं है। और इस लुटे फुटे खजाने में देखें ना, वो दुबई जा रहा है, वो सऊदी अरब जा रहा है, दुबई से पैसे आ रहे हैं, चीन से आ रहे हैं, यूएई से आ रहे हैं, कल परसों कतर जा रहा है, और फिर सऊदी फरमा रवा जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला एक बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ आ रहे हैं। और एक मैंने पेशन गोई की है कि इमरान खान अमेरिका नहीं जा रहा, ट्रंप पाकिस्तान आ रहा है और उसी के दौर में आ रहा है, चंद महीनों में आ रहा है और बेहतरी होगी। और इस मायूसी में, मायूसी कुफ्र है जी, मौत के मुंह से कामयाबी को छीनना है। इस खजाने को मौत के मुंह में धक्का दिया है, इसको मौत के मुंह से निकाल के अपने पांव पे खड़ा करना है इंशाल्लाह। अल्लाह करे मुश्किलात आसान हो सर। लेकिन पहले अगर फिर मैं रेलवे से ही बात शुरू कर लूं, अगर हम बाकी आगे बढ़ते हैं तो रेलवे में बताएं सर क्या हो रहा है? कुछ मुश्किलात कम हुई है या वो खसारे का रोना ही रोना है? अब ये 4-5 माह में क्या बेहतर हुआ है? 100 दिन का टारगेट खान साहब का पीटीआई का था। मैंने तो पहले दिन कौम से कहा था 1 साल दें। जी। हमने ऑयल की बेहतरी की है। हमने 40 ट्रेनें जो हैं टारगेट 20-100 दिनों में चलाई हैं, 20 और चलाएंगे। फ्रेट ट्रेनें 8 से हम 15 की बजाय 20 करने का अंदाजा है। आपने कहा कि हमने 20 ट्रेनें चलाई हैं और इंशाल्लाह मजीद 20 ट्रेनें भी आप चलाएंगे, लेकिन क्या इस सबसे फर्क क्या पड़ेगा शेख साहब? क्या रेलवे अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा? क्या इस वक्त में अब सैलरीज निकलना शुरू हो गई हैं या साल के आखिर में वही बजटरी सपोर्ट है उसी पर आप इन्हिसार करेंगे? क्या टारगेट्स और प्लान्स हैं? 10 अरब रुपया इंशाल्लाह ताला साल तक मैं इजाफा कर दूंगा जी। अब देखें ना, मैं मुल्तान में हूँ बैठा हुआ, 3 अरब रुपए की आमदन है और 6 अरब रुपया सिर्फ तनख्वाहें और पेंशन है जी। कोई 1 रुपया खर्च ना करें। तो मैं इंसान हूँ, मैं कोई जादू की छड़ी नहीं हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपसे कौम के सामने वादा करता हूँ कि 10 बिलियन का 2-3 का मैंने कर दिया है, इंशाअल्लाह साल के अंदर 10 अरब का अल्लाह ताला आपको कामयाब करे सर। आप कोशिश कर रहे हो, खान साहब आपकी कारकर्दगी को सराहते भी हैं, आपकी कारकर्दगी से वो खुश हैं। लेकिन अब मैं ओवरऑल अगर गवर्नमेंट की कारकर्दगी की बात करूं शेख साहब, तो उस पर आप क्या कहेंगे सर? कोई सर पांव नजर आ रहा है? दिन ब दिन आप देखें गैर यकीनी और अफरा तफरी बढ़ती चली जा रही है। शेख साहब, ये तसल्ली बख्श सूरत हाल है? देखें, जिस किस्म की खजाने की सूरत हाल है, जो IMF की इतनी अंधोनाक और खौफनाक शराइत हैं, उसका मुकाबला करने के लिए जी अभी तो 2-3 महीने जो हैं, मैं तो पूरा साल कहता हूं, लेकिन ये इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि 2-3 महीने ज्यादा सख्ती के होंगे। किसका दिल करता है बिजली महंगी करे जी? हमारे खजाने में जा रहा है पैसा। किसका दिल करता है गैस महंगी करे? किसका दिल नहीं करता? मैं सारी कौम के सामने सवाल रखता हूं कि 10 लाख की दरखास्तें आ गई हैं, मिडिल फेल की नौकरी है और BA पास वाले ने एप्लीकेशन दे दी है। मैं अगर इधर उधर हो जाऊंगा तो मुझको हथकड़ी लग जाएगी कल। सदा बादशाही तो खुदा की है। लोग कहेंगे अगर आपने BA पास को छोड़ के, वो गैंगमैन की 13,500 की तनख्वाह में मिडिल पास चाहिए, लेकिन वो वहां BA पासों ने अप्लाई कर दिया है। गुर्बत का ऐसा आलम नहीं सोचा था कभी जो आज देखने में मिल रहा है। ठीक है। बेरोजगारी का ये तूफान अपोजिशन में भी नहीं सोचा था जो हुकूमत में आके देख रहा हूं मैं। हमें मेहनत करनी है, हौसला नहीं हारना, इंशाअल्लाह ताला हालात ठीक करेंगे। आप होपफुल हैं? हारता वही है जो हिम्मत हारता है। खान साहब भी कहते हैं फिक्र ना करें, लेकिन कुछ हालात में बेहतरी भी तो नजर आना चाहिए ना। लग ये रहा है कि कोई प्लान ही नहीं है, हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया है। क्या इतनी बुरी सूरत हाल थी कि अभी तक आप लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा सर कि करना क्या है? हालात तो वाकई इतनी बुरी सूरत हाल थी, इसका अंदाजा नहीं था। लेकिन कौम को अगर हमने 10% भी डिलीवर कर दिया तो कौम हमें माफ करेगी और कौम समझेगी कि चोरों से इनको इक़्तिदार मिला है। कम से कम इन्होंने वक्फा डाला है, चोरी का रास्ता रोका है, करप्शन का रास्ता रोका है। अगर हम ये 10 से 20% भी तब्दीली ले आए तो मैं समझाऊं बहुत बड़ी कामयाबी हो। ठीक है, आपने कहा ना कि वाकई गवर्नमेंट को भी समझ नहीं आ रही है शायद इन चीजों की। हालात आप लोगों को बहुत खराब मिले। ये नहीं मैंने कहा समझ नहीं आ रही, मैंने कहा हालात बहुत खराब मिले हमें। ठीक है, लेकिन इस पे जो इक़्तिदार मिला वो बड़े ऑपोजिशन कह रही है कि आप लोगों की नाअहली और नालायकी का आलम यह है कि जो आपको लाने वाले हैं ना, सपोर्ट करने वाले सर, वो भी पछता रहे हैं। वो कहते हैं हमने लगता है अनाड़ी पर भरोसा कर लिया। तो क्या सर इदारों के सोच के अंदर भी इतना ऐसा कोई सैचुरेशन लेवल आ गया है शेख साहब? अदारे इमरान खान के साथ खड़े, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, और किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं। लोग मकरू चेहरों को देखना नहीं चाहते, लुटेरों और डाकुओं की शक्ल नहीं देखना चाहते।
हमारे यहाँ मसाइल का अंबार है और इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि उनको उनके चले जाने पे वहां शाम गरीबा मनाई जा रही है, तो नहीं जनाब, किसी गलतफहमी में ना रहे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी सुन ले और आसफ जरदारी भी सुन ले। ठीक है, मुझे तो अपने बिलावल की फिक्र है, उससे मैंने कल मुल्तान में पैगाम दिया है कि बिलावल भुट्टो बन, बिलावल जरदारी ना बन। कोई सर जी, कोई उनके लिए हमदर्दी के जज्बात नहीं है, जिन्होंने कोई वहां अदारों के पास भी पूरा दिमाग है और उन पर भी कंप्यूटर उनको सारों को आता है। अगर नहीं आता तो मुझे नहीं आता, उन सबको आता है। उनको पता है कि खजाने की क्या हालत थी और 2019 में इंशाअल्लाह ताला इस खजाने को बेहतर करेंगे और इस खजाने को अपने पांव पे इमरान खान खड़ा करेंगे। अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन जो इस गवर्नमेंट की गवर्नेंस है, क्या उसका इल्जाम, उसका ब्लेम, उसका मलबा भी आप पिछली हुकूमत पे डालेंगे? सर, ये बिजली और गैस का बहरान देख लें आप, 2 एनर्जी मिनिस्टर्स शेख साहब वो डिमांड और सप्लाई का वो फोर्स ही नहीं कर सके, जिसकी वजह से लोड शेडिंग का अजाब भुगतना पड़ा है। सर, इसका कसूरवार पिछली हुकूमत है। आप देखें, कल भी तो एलएनजी की शिपमेंट आई है ना भाई, वक्त पे फैसला कर लेते हैं आप, तो ये क्राइसिस नहीं देखना पड़ता। क्या इस मुल्क को डिफॉल्ट होने देते हैं? अब आप मुझे बताएं। नहीं, इस मुल्क को ऑलमोस्ट डिफॉल्ट छोड़ के गए हैं, ऑलमोस्ट डिफॉल्ट छोड़ के गए हैं। ये जाए ना सऊदी अरब, इनको 5 रुपए कोई नहीं देता। और इसी महीने इंशाअल्लाह ताला फरवरी तक यूएई की भी सपोर्ट आ जाएगी, अल्लाह की मदद आएगी और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी सऊदी अरब से कि लोग अंगुश्ते बदंदा रह जाएंगे कि हुआ क्या है। और इंशाअल्लाह ताला दरमियानी रास्ता बनेगा और इंटरनेशनल अदारे भी हमें लीज आउट करेंगे, हेल्प आउट करेंगे इस क्राइसिस से। और अगर हम डूब जाते हैं तो ये सारा खित्ता इकोनॉमिकली डूब जाता है। ऑपोजिशन कहती है भीख पॉलिसी हमारी है, जोग्राफियाई पॉलिसी ही भीख की है। कशकोल लिए ये पूरी दुनिया में फिर रहे हैं, तुम्हारी चोरी की वजह से फिर रहे हैं, हमें शौक नहीं है। अब मैं क्योंकि मैं ज़हनी तौर पर समझता हूं कि जब आदमी हुक्मरान हो तो उसे हुक्मरानी की बात, इन्होंने हमें जलील करवाया है, इन्होंने हमें जलील करवाया कशकोल लेके फिरने का। अगर ये कि बंदे के पुत्रों वाला काम करते, ये डाकू और लुटेरे ना होते और इन्होंने सारा खजाना मुल्क से बाहर मुंतकिल ना किया होता, तो आज इमरान खान को इस तरह धक्के ना खाने पड़ते हर हफ्ते बाहर जाने के लिए। ठीक, इनकी वजह शर्म से चिल्लू भर पानी में डूब लें, बजाय इसके कि ये एतराफ करें कि हमारी वजह से ये धक्के खा रहे हैं हम और हमको ताने दे रहे हैं। ये सर वो कहते हैं फिर ये बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी थी ना, कि भीख मांगने से अच्छा है कि मैं खुदकुशी करूंगा। देखें, कौम को आपने नीला थोथा दिया, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और आसफ जरदारी साहब जी। मुर्दों के अकाउंट से आपने अरबों रुपया बाहर भेजा जी, भले वाले से भेजा, फलूदे वाले से भेजा, हैं जी, गोलगप्पे वाले से भेजा। लानत है ऐसे चोरों पर जिसने मुल्क का खजाना लूट कर मुर्दों को भी नहीं माफ किया, फलूदे वाले को भी नहीं माफ किया। उनका भी ख्याल रखा। क्या करें अब बताएं? हाँ, फलूदे वाले का भी ख्याल रखा और कब्रिस्तान का भी ख्याल रखा। और सही कह रहे हैं आप, मुर्दा, ये सारी कौम कोई मुर्दा हालत में छोड़ गया, जिंदा है कौम सबको और ये साबित हो गया कि पाकिस्तान की कौम जिंदा है, कि हम पे खुल के तनकीद कर रही है और हमारे गलत इकदामात को वो उसका नोटिस ले रही है। ये इस बात की दलील है कि कौम जिंदा है। ठीक, अच्छा शेख साहब, आप अवामी आदमी हैं और आपका जो हाथ है ना वो अवाम की नफ्स के ऊपर है। फिर आप ये बताइए कि इन 5 माह के अंदर मुआशी मुश्किलात बढ़ी हैं या कम हुई हैं, और बढ़ी हैं तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है सर? और क्या कोई मुआशी प्लान है? चूंकि मईशत के हवाले से अब बात कर रही हूँ। मैं झूठ बोलने पे यकीन नहीं करता। मुआशी मुश्किलात बढ़ी है, गरीब आदमी की बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है और इसका जिम्मेदार नवाज शरीफ और आसफ जरदारी है, इमरान खान नहीं। अगर हुआ तो मैं कौम के सामने कह दूंगा कि वो है। ठीक, आई स्वेयर माय अल्लाह, अगर मैंने समझा कि ये बुरान और ये महंगाई और ये माशी मुश्किलात सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की वजह से आई हैं, तो मैं कौम के सामने सरेआम सरे तस्लीम खम कर दूंगा। मैं ईमानदारी से समझता हूं कि इमरान खान ऐसे वक्त आया, खजाना तो खजाना है, वहां धूल और वहां ऐसी बुरा अबतर का आलम है कि मैंने आपको अपना रेलवे बता दिया, आपका अपना रेलवे बता दिया, इस तरह हर वजीर आपको बताएगा क्या सूरत हाल है। तो उसने मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियों को दिए। अब मिनिस्ट्रियों का काम है कि मिनिस्टर आए और टीवी पे बताएं क्या सूरत हाल है। अब कौम अगर मुझसे ये तोक़ा रखती है तो मैंने यार मिनिस्टर की एक्सप्लेनेशन तो नहीं काबिना की कलेक्टिव जिम्मेदारी है ना, अच्छाई की भी बुराई की भी। मुझसे आप पूछें रेलवे का जो पूछना है। ठीक है सर, लेकिन पॉलिटिकल सवाल करना है। मैं सारे सवाल करती हूँ सर। आपने एक बात ये की थी ना, आपने कहा था कि असद उमर जो है ना वो बेहतरीन चॉइस है, इमरान खान के पास इससे अच्छी चॉइस नहीं है, तो बेहतरीन चॉइस जो है उनका आलम ये है। सर फिर तो अल्लाह ही रहम करे ना, फिर एक एवरेज आदमी क्या करेगा, क्योंकि सारे तो बेहतरीन नहीं होते। ये तो ऑपोजिशन में ये पोस्ट कर रहे थे कि सारे नुस्खे सारे फॉर्मूले इनके पास हैं, होमवर्क कंप्लीट है, आते ही इंप्लीमेंट कर देंगे। वो ला रहे हैं सर मिनी बजट्स, उन पे इन्हिसार कर रहे हैं। शेख साहब ये काम तो फिर एक आम आदमी भी कर सकता है, क्या फर्क है? टैक्स ही लगा रहे हैं ना।
देखिए, मैंने जो बात की ना, मैं उस पर पहरा देता हूँ। बाकी असद उमर के अलावा उनके पास कोई बंदा नहीं है उनकी टीम में। किसको लगाएं आप बताएं ना, मैं उसकी रिकमेंडेशन कर देता हूँ। पारस साहब मुझे बताएं कि ये बंदा उससे बेहतर है। देखिए, एक बंदे का एंटरप्रेन्योर का एक्सपीरियंस है, एंग्रो का उसका एक्सपीरियंस है, बिजनेस में रहा है, वो कमेटी कायमा कमेटियों का मेंबर रहा है। सो इमरान खान के पास तो वही बेस्ट ऑप्शन थी, वो उसने कौम के सामने रख दी। उसकी कामयाबी और नाकामी का तकाजा जो है वो उनकी वजह से आप लोगों पे न डालें जो इस खजाने को नेस्तो नाबूद कर गए और शुमारियात की जाली डेटा दे के। सर, आपकी बात से मैं ये समझूं कि अभी तक इन 5 माह में हुकूमत की मौशी टीम नाकाम है, कोई उनके पास हल नहीं है, महंगाई पे काबू नहीं पाया जा रहा, कोई बिजनेस एक्टिविटी जनरेट नहीं हो रही है। भाई, गरीब की आप बात करते हैं ना शेख साहब, गरीब कैसे गुजारा करेगा? वो कहते हैं 6 माह में हालात ठीक होंगे, सालों में होंगे। सर, वो बर्दाश्त का लेवल है, वो सख्त है। आप देखें, ये जो किसान है वो अपनी फसलों को लेके सड़कों पे आ रहे हैं। पहले गन्ने के लिए आए थे, अब वो आलू के लिए आए हैं। वो क्या करें सर? एक हमारा दोस्त होता था मलक नईम, ये मैंने ईसीसी में भी वाकया सुनाया जी। वो मुझे कहता था, शेख रशीद, जिस दिन किसी हुकूमत ने आपटमा और शुगर को नकेल डाल दी ना, इस मुल्क के मसले हल हो जाएंगे। ये मैंने है जिसने कहा कि गुड़ की कड़ाइयां बांटो, तकसीम करो ईसीसी में। देखिए, शुगर माफिया बैठा है। आज भी शुगर माफिया बहुत मौसर है हर पार्टी में। मैं सारी नून लीग को नहीं कहना चाहता जी। हालांकि कई दफा इमरान खान मजाक मजाक में भी कहता है कि बेकार की चीनी थी और ये जनाब अली। मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता, लेकिन इमरान खान की ये बात मैं कहना चाहता हूं कि एटलीस्ट वो मेरी बात सुन रहा है और मैं वहां धड़के की चोट से, डंके की चोट से गरीब का केस लड़ रहा हूं। मैं नहीं खौफजदा, मैं ईसीसी में भी खौफजदा नहीं उन मेंबरों से जो एजेंट है शुगर मिलों के जी, जो लाना चाहते शुगर मिल आनरों को। मैंने कहा नहीं, किसानों को लाओ। और अब देखें, किसान पे एक बुरा वक्त है। इंडिया में भी 1 रुपए किलो प्याज बिक रहा है और पाकिस्तान में भी आलू की बुरी हालत है। किसने कहा है हुकूमत को कि यार आलू खरीद लो इनसे जी? अब कितने क्या करें पैसों का? देखें, मैं कौम को यकीन दिलाता हूं कि मैं रोज की मामलात रोज वजीर आजम के सामने पेश कर रहा हूं और मैं कौमी मुजरिम होगा अगर इमरान खान को असल सूरत हाल ना बताऊं। ठीक है, मैं मिरासी मालशिया सियासतदान नहीं हूं जी। अच्छा, मैं जी हजूरी वाला सियासतदान नहीं हूं जी। मैं आपको यकीन, मैं झूठ बोलने पे लानत भेजता हूं। मैं सारी सूरत हाल, ये उसकी मेहरबानी है इमरान खान मेरी बात सुनता है। कल वो कहे तू 1 सीट का मेंबर है यार, तूने सारी मिनिस्ट्री को कोई ठेका तो नहीं लिया हुआ। आप खान साहब को मशवरा भी देते हैं, उनसे बात भी करते हैं, आपको तमाम सूरत हाल का पता है। देखें खान साहब ने पहले, मैं पता क्यों सारी बातें आपसे कर रही हूँ सर, 100 दिन का उन्होंने टारगेट रखा, फिर उन्होंने कहा 6 माह में हालात ठीक होंगे, अब सालों की बात हो रही है। ये दीवानी मुकदमे की तरह तारीख पे तारीख आ रही है। नतीजा कब तक एक्सपेक्ट करे अवाम? सर, आप भी कोई तारीख बता दें। 1 साल मैंने जो पहले दिन कहा कौम को, हालांकि मेरे से मेरे पीटीआई वाले भाई वो मेरे बड़े मोहब्बत करते हैं मुझसे, ये सोशल मीडिया में जिक्र शिक्र करते रहते हैं। मैं तो ऐसा खिलाड़ी नहीं हूँ। वाकई मैं 1 सीट का, वो मुझे 1 मैन आर्मी कह रहे हैं, मैं 1 सीट का ही बंदा हूँ। लेकिन मैंने पहले दिन कौम को 1 साल कहा था, लेकिन मैंने 100 दिन में परफॉर्मेंस भी दिखाई है। 2019 में हालात ठीक हो जाएंगे। 2019 से शुरू हो गया, क्या कर लेंगे सर? आप समझते हैं कर लेगा? मैं गरीबों के साथ हूँ, गरीबों के साथ हूँ, गरीबों के मोहल्ले में हूँ, गरीबों के साथ उठता बैठता, गरीबों के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैंने आपको कहा कि अगर इमरान खान ने 20% डिलीवर कर दिया, लोग हमें माफ कर देंगे और कहेंगे कि हमारी मजबूरियां थी। अच्छा, आप नहीं समझते कि ये हुकूमत की कमजोरियों की वजह से ये ऑपोजिशन भी मुत्तहिद हो गई है? जो काम मौलाना फजल रहमान नहीं कर सके, एपीज नहीं कर सके, सर वो आपने कर दिया। कहाँ तो ये एक दूसरे से हाथ मिलाने के रवादार नहीं थे। तो ये दिन ब दिन जो चैलेंजेस हैं, कितनी संजीदगी से ले रहे हैं आप लोग? 6 नवंबर 1968 को जुल्फकार अली भुट्टो ने मुझे कहा था, शेख रशीद ये सारे गंदे टोकरे गंदे अंडे एक ही टोकरे में होंगे ना, तो इसको मैं ठोकर मार के गिरा दूंगा। इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, मजबूरियों के तहत वहां पे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि कोई इनकी जान छूट जाए। ठीक, ये सिर्फ और ये सिर्फ ये चाहते हैं कि इनसे बास पुरस ना हो। ये सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, हम असम्बली को चलाना चाहते हैं। गरीब का चूल्हा नहीं जल रहा, गरीब का घर नहीं जल रहा, गरीब के पास बच्चे की फीस नहीं है। सिर्फ इन चोरों की वजह से, जरदारी और नवाज शरीफ खानदान की वजह से गरीब मर गया। गरीब मर गया, नेस्तो नाबूद हो गया। और हमारी प्लानिंग इससे बेहतर होनी चाहिए थी और हम इस पे इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। सर, आपको पता है वो कह रहे हैं हम मईशत, इंसानी हुकूक, वो जमहूरियत, वो अपोजिशन कहती है हम इनके लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि जो इस हुकूमत की पॉलिसीज हैं वो तो कहते हैं कौमी सलामती के लिए ये थ्रेट है बहुत बड़ी। अल्लाह करे ये इकट्ठे हो जाएं
और जो पीपल्स पार्टी का थोड़ा बहुत रह गया ना, किसी खुदर शुदर में, नुक्कर में, कोने में, किसी खोखे में, किसी खोंचे के नीचे थोड़ा बहुत भी को कचरा शचरा रह गया ना, वो भी सफा हो जाएगा। देखें, इस मुल्क में दो पार्टियों के दरमियान में जिसने विकेट गिराई है उसका नाम है इमरान खान। मैं इससे ज्यादा बातें नहीं करना चाहता, क्योंकि फिर ये लगेगा शायद मैं भी कोई जी हजूरी टाइप का सियासतदान हूँ। दुनिया में किसी जगह दो पार्टी निजाम में से किसी बंदे ने इंडिया में नहीं निकाला, ऑस्ट्रेलिया में नहीं निकाला, लंदन में नहीं निकाला। इसमें लोगों ने उसको वोट दिए हैं कि करप्शन से निजात दिला। इसमें खामियां हुई हैं। हमने चोर को, दूध को, रखवाली पे बिल्ले को बैठा दिया है पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन। मैं खुल के बगावत कर रहा हूं जी। मंडे को कल फैसला आएगा, मैं तैयार बैठा हुआ हूं, मैं तैयार बैठा हुआ हूं। इंशाअल्लाह ताला मैं खुद अपना केस लड़ूंगा। ये पहला केस में ये क्या इखलाकी पोजीशन रह जाएगी इस हुकूमत की कि उसका अपना वजीर चला गया सुप्रीम कोर्ट? इखलाकी पोजीशन है, क्या इखलाकी पोजीशन रह जाएगी? मैं उनका इत्तेहादी हूं, मैं मेंबर भी बनूंगा पब्लिक अकाउंट का। मैंने लॉ मिनिस्टर से पूछा, उसने मुझे लिख कर कहा। कानून में आप हुकूमत है शेख साहब, आपकी बेशक अलग पार्टी है लेकिन आप हुकूमत का हिस्सा हैं। मैं हुकूमत का हिस्सा हूं, पर मैं मीठा मीठा आप पर कौड़ा कौड़ा थू नहीं है, थू को मैं थू ही कहूंगा। जो हमारी गलत बातें हम पे मुसल्लत हो रही हैं, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं और मैं किसी कीमत पर यह एक्सेप्ट नहीं कर सकता है कि एक चोर है, FIA में मतलूब है, FIA को कहता मेरे पास फाइलें लेके आओ, नैब को मतलूब है, नैब को कहता मेरे पास फाइलें लेके आओ, IB को मतलूब है, कहता IB का मेरे पास फाइलें लेके आए। वहां मेरे साथ वजीर कॉलोनी में रह रहा है और कभी दांत का दर्द है, कभी वो है, कुछ जानना नहीं चाहता। इन्वेस्टिगेशन वो ठीक है, बात बताएंगे शायद खाकान ने कि उससे कोई सवाल ही नहीं पूछा गया। सर आप देखें जी, मैं हुकूमत का हिस्सा हूं, मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट में, मेरा केस रिजेक्ट होता हो जाए, मैं केस लड़ूंगा। मैं अपना कैरियर साफ और शफाफ रखना चाहता हूं कि इस गलत फैसले में अवामी मुस्लिम लीग और शेख रशीद शामिल नहीं है। सर आपने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा शहबाज शरीफ के खिलाफ। मुझे बताएं, बकौल आपके कि शहबाज शरीफ ने तो गोटी फिट की हुई है, तो उसमें उसके खिलाफ आप कुछ कर सकेंगे सर? क्योंकि इमरान खान भी नहीं कर सके ना, उन्होंने भी ना चाहते हुए सही, लेकिन PAC का चेयरमैन तो लगा दिया। पूछा आपने खान साहब से कि क्यों लगाया आपने? मैंने नहीं पूछा, आप सही कह रही हैं, क्योंकि मेरे साथ जिस वक्त बात हुई उस वक्त वो चेयरमैन नहीं था। अगर आप कह रही हैं गोटी फिट हुई है, तो इनकी गोटी फिट हुई है। 3 बंदों की गोटी का वाकफ हूं मैं, अपने किरदार का जिम्मेदार हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूं, स्पीकर ने मुझे लगाना है, तो मैं, मेरी तरह और भी कई लोग एक सीट के पार्टी इत्यादि हैं। मैं एक्सपीरियंस हूं, अल्लाह ताला मुझे नजर बद से बचाए। सारी दुनिया में कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसने 8 वजारतें की हों, सारी दुनिया में। और फॉरेन ऑफिस में मैंने कायमा कमेटी को 3 दफा किया है। पिछली दफा मैंने किया है इसको पब्लिक अकाउंट कमेटी को। अगर मुझसे ज्यादा कोई एक्सपीरियंस है तो टीवी पे आप एक कहे कि मैं एक्सपीरियंस हूं, इसलिए मेरा पब्लिक अकाउंट कमेटी में जाना, मैं आ रहा हूं, मेरा रास्ता रोकना तो रोक लो। सर आपने मेंबरशिप की दरखास्त दी है पब्लिक अकाउंट्स, यही बात तो राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं मैं भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आ रहा हूं। वो कहते हैं रोक सको तो रोक लो। तो ज़हनी तौर पे आप तैयार हैं फिर वहां पे भी कन्फ्रंटेशन के लिए? इस बदबू के लिए एक शहबाज शरीफ काफी नहीं है, जरूर ज्यादा फैलानी है, फिर वहां कमेटी तो कम ही होगी, फिर कुछ और ही होगा। नहीं, आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शहबाज शरीफ को टफ टाइम देने जा रहे हैं ना, लेकिन राना सनाउल्लाह के बातें से लग रहे, इरादे ठीक नहीं लग रहे उनके। आपके लिए कोई मुसीबत ना पड़ जाए। आप चाहती हैं, आप लोग वैसे उसको तो इसीलिए रखा हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी पे पासवर्ड दे के रखा हुआ है। वो खुद नहीं बोलना चाहते ना। NRO के भूखे और प्यासे और रींग के NRO मांगने वाले शहबाज शरीफ साहब नहीं चाहते, इसलिए उसने उसको छोड़ा हुआ है हमारे पे कि हम जो है वो हमें जब बातें करें। मैं उसका कोई नोटिस नहीं लेना चाहता। बड़े शौक से वहां आए जी पब्लिक अकाउंट में। मैं आ रहा हूं इंशाअल्लाह ताला। ठीक, आपने कहा कि शहबाज शरीफ को मैंने खुद देखा है और सुना है NRO मांगते हुए। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है शेख साहब। शहबाज शरीफ असेंबली में पूछ रहे हैं कि बताया जाए मुझे कि मैंने किससे, कहां और कब NRO मांगा है, तो आप जवाब क्यों नहीं देते उन्हें सर? आपके प्रोग्राम में आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, आए। मैं अभी, मेरी भी सियासत दफन हो जाएगी, पर उसका भी मैं मक्कू ठोक दूंगा, सियासत का टोकरा रख दूंगा उसकी सियासत पे। मैं नवाज शरीफ पे ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा जी। देखें, कौम के सामने मैं कौम को ये अपनी जुबान देता हूँ जी कि 8-9 साल से मेरा ये कौम से वादा है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा। ठीक, अगर शहबाज शरीफ इस पिच पे खेलना चाहता है, आपके भी मैंने प्रोग्राम में शायद खाकान अब्बासी को चैलेंज किया था, कितने साल पहले,
मैं आपके प्रोग्राम में आ जाए, मैं ऑन ओथ ये साबित करूंगा कि ये एनआरओ मांग रहा है। सर वो असेंबली में आपसे पूछ रहे हैं, आप एक टॉक शो में ये नवाज बताएंगे? शरीफ पे नहीं कहता, जो केस मैंने जहां बताना है वहां बताऊंगा, अपना गरेबा चाक या दामन यज़दा का। ठीक है सर। मैं भी ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा, फिर मेरी सियासत भी खराब हो जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन इसकी सियासत का भी मैं मकू ठप दूंगा बिल्कुल हमेशा के लिए। वो कहते हैं हर दूसरे तीसरे दिन आप एनआरओ का उन पे इल्जाम लगाते हैं, तो इल्जाम की बुनियाद पे कैसे यकीन किया जा सकता है? कुछ मैं ना नवाज कुछ शरीफ पे नहीं डिटेल तो लगाता। सामने रखनी पड़ेगी ना शहबाज शरीफ की। मैं पारस प्रोग्राम को हिट कराने के लिए घड़ा जो है ना चौक में नहीं फोड़ सकता। मैंने आपको एक बात कही है, मैंने आसिफ जरदारी पे ये इल्जाम नहीं लगाया, कभी नहीं लगाऊंगा जी। मैंने नवाज शरीफ पे नहीं लगाया, मरियम बीबी पे नहीं लगाया, मैं शहबाज शरीफ पे लगा रहा हूँ। मेरे साथ चौधरी निसार ने बड़ा गिला किया है कि तू यार बहुत बड़ी बात कह गया है। चौधरी निसार साहब से उन्होंने मुझसे बहुत शदीद गिला किया कि यार शहबाज के बारे में तूने, उसको मैंने बताया कि क्या बात है जी, लेकिन वो कह रहा है यार ये बात तुझे टीवी पे नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कहा हो गई, अब मैं क्या करूं। अच्छा सर आप स्ट्रेट हमें नहीं उसने कहा बताना तू अपनी चाह सियासत भी तबाह कर लेगा, उसकी सियासत तो नहीं तबाह होगी। ठीक। मैंने कहा जो अल्लाह मुझे यहाँ तक ले आया ना, वो अल्लाह मुझ पे मेहरबान है, मैं इस काबिल नहीं हूँ जितना खुदा मुझ पे मेहरबान। ठीक सर, पता है शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हालांकि वजीर चौधरी आज़म। निसार को मैंने कहा कि अब मैं नहीं करूंगा। ओके ठीक। उसे मैंने कहा अच्छा ठीक है, जो हो गया सो हो गया है, लेकिन अब मसला ये है जब आप सवाल करती हैं तो मैं खामोश रहूंगा तो मेरा अपना ये बात भी है काम बिल्कुल, खराब हो कुछ तो यकीन दिलाने के लिए कहना पड़ेगा। सर देखें शहबाज शरीफ कह रहे हैं वजीर आजम तो इस पोजीशन में नहीं है कि हमें एनआरओ दें, तो क्या समझा जाए कि वो जो चौधरी निसार रात के अंधेरे में चौधरी निसार और शहबाज शरीफ जिनसे मुलाकातें कर रहे थे, ये उनसे एनआरओ मांग रहे हैं और इसीलिए आप भी नहीं बताना चाहते या बता पा रहे? समझदारों के लिए इशारा काफी है। मैं हर 2-3 दफा साल में कहता हूं कि मैं बेवकूफ़ों का लीडर नहीं हूं। जो मेरा प्रोग्राम देखते हैं वो बेवकूफ़ नहीं है, उनको पता है कि शेख रशीद किस फ्रीक्वेंसी से बोल रहा है और उनको पता है कि ये शेख रशीद किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है जी, वो बेवकूफ नहीं है, उसको पता है कि शेख, जब मैं कौम को कह रहा था कि बेनजीर का एनआरओ होने जा रहा है, कोई मानता था इस मुल्क में? नहीं। मैं कहता था कि सेमीफाइनल हो रहा है, क्वार्टर फाइनल हो गया, फाइनल हो गया है। शेख साहब क्या दूसरी तरफ से भी कंफर्म किया आपने या एकतरफा तौर पे अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे ये बात कर रहे हैं आप? मैं कंफर्म की बात करी, उधर से किया, कोई मुलाकात हुई है, उसमें बातचीत हुई है एनआरओ के हवाले से? मैंने इमरान खान से कंफर्म किया। देने वालों से किया जो देंगे एनआरओ? मैं इमरान खान के बगैर तो ये अंडिया मुडेर नहीं चढ़ेगी। आपने कहा ये जो पीएसी का इनको चेयरमैन बनाया ना शहबाज शरीफ को, ये भी एनआरओ के सिलसिले की एक कड़ी है, तो क्या ये फिर इल्फाज देखें, हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, एक ही नुक्ते ने महरम से मुजरम कर दिया। हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, एक ही नुक्ते ने महरम से मुजरम कर दिया। मेरी अदायगी में और आपके कहने में बड़ा फर्क है। अच्छा, आप मैंने ये कहा कि बास चीजों की शुरुआत जो है मशकूक बना रही है मामलात को, मैंने ये नहीं कहा कि, और जब मैंने ये कहा कि जब आदमी के दांत में दर्द हो, सियासतदान के पट्ठे में मोच आ जाए, पट्ठा चढ़ जाए, मोरे अल्लाह माफी दे कहीं मुझे ही ना कुछ हो जाए, आगे मैं 3-4 महीने का बीमार हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा कि जाके चेकअप कराऊं। ये वो हमारे उस्ताद कहते थे, ये सियासतदान की शुरुआत होती है कि उसका मसला कुछ और है। सियासतदान को टफ होना चाहिए एज फार एज ही इज ए पॉलिटिशियन। ठीक है सर, आप कहते हैं, जब ये कहना शुरू हो जाए ना मेरे खब्बे, मेरी दाढ़ में दर्द है, मुझे मोच आ गई है, मुझे पट्ठा चढ़ गया है, तो इट मीन्स के वो दाल में काला। बस आप कहते हैं ना, और अक्लमंद के लिए इशारा ही समझदारों काफी के लिए है। इशारा काफी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन देखें, समझदारों के लिए इशारा काफी है। मैं समझदारों का लीडर हूँ, बेवकूफों के लीडरों से सारा पाकिस्तान भरा पड़ा है। सर लेकिन ये कोई जो पीएससी की चेयरमैनशिप की जो ख्वाहिश है, ये भी कहीं पिंडी से तो नहीं आई जिसे खान साहब को रद्द करना उनके बस की बात नहीं थी और ना चाहते हुए भी उन्हें मानना पड़ा, चूंकि पीटीआई को दुख पड़ा है अभी तक इस बात का, लेकिन मजबूर हो गए ना? मुझे नहीं मालूम, मुझे अभी तक खान ने नहीं कहा, मुझे नहीं कहा खान ने कि यार तू सर आप तो वक्त से पहले बातों को समझ जाते हैं। जिसने कहना मुझे कहे। आप कहते हैं मैं जरा फास्ट हूँ। देखें, मैं वो सियासतदान नहीं, वो सामने पेंटिंग लगी है मुल्तान की, मैं कहूँ जनाब अली ये मुल्तान की, मैं वो सियासतदान हूँ जो पेंटिंग के पीछे देखता हूँ। अल्लाह ने मुझे वो सलाहियतें दी है कि मैं पेंटिंग के पीछे देखता हूँ कि पर्दे के पीछे क्या है। सो पर्दे के पीछे देखना ही पॉलिटिशियन और लीडरशिप है। बस खुद देखता हूं और दूसरों को नहीं बताता। फिर अब अगर एनआरओ मिल गया इनको, फिर आप लोग क्या करेंगे सर? फिर उस बयानिए का क्या होगा जो चोर और डाकू साबित करने की इनको कोशिश कर रहा है? दें तो सही ना, फिर आप मुझसे सवाल करना। एक दफा एनआरओ दें। वैसे तो बाज़ मैं सोचता हूँ कि गंद बला बार ही दफा हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है,
फिर मैं कहता हूँ कि नहीं, ये हमारे बयानिए के खिलाफ है कि इनसे हम लूटी हुई दौलत लाएंगे। लूटी हुई दौलत भी ना लाएं और इनको बाहर भी जाने दें। देखें, आप मुझे बताएं ना, मुझे क्यों निकाला की तहरीक किधर गई जी? आप इमरान खान पे सारे सवाल करती हैं। कोई इनसे पूछें कहाँ गए कि मुझे क्यों निकाला और सारा जीटी रोड 2 दिन तक ब्लॉक रखा। कहाँ हैं आप हुजूर? यही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, इस खामोशी का क्या मतलब है? आपने कहा नवाज शरीफ एनआरओ ले रहे हैं, मांग रहे हैं, नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उस खामोशी का आप क्या मतलब ले रहे हैं मियां साहब की? क्या मतलब अखज़ किया जाए? उस खामोशी का मतलब ये ले रहा हूँ कि शहबाज शरीफ के कहे में आ गए हैं। शहबाज शरीफ जो पहले उनको मुफ्त मशवरे देता था, जिस पर उन्होंने अमल नहीं किया, अब शहबाज शरीफ कहता है कि डुलिया बेरां दा हाली कुछ नहीं गया, अभी भी मेरी बात मान लो, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। मुझे रास्ता निकलता दिखाई नहीं देता। बेशक इस दाढ़ में दर्द हो, बेशक इस दाढ़ में दर्द हो, कौम की इस तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार सारी दुनिया समझती है कि ये खानदान है। और एक बात मैं और अर्ज करूं जी, मैंने इतनी बड़ी खबर दी है कि ट्रंप पाकिस्तान आ रहा है, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने कहा इमरान खान नहीं जा रहा भाई, मैंने कहा इमरान खान अमेरिका नहीं जा रहा, ट्रंप आ रहा है। किस महीने में आता है ये मुझे है जी? क्यों? मैं इसलिए समझता हूं कि ज़ल्मे के मामलात और अफगानिस्तान के मामलात और जनूबी एशिया के जो मामलात जा रहे हैं, उसमें इमरान खान का कद जो है दुनिया में इसलिए बढ़ा है कि इमरान खान पे दुनिया में करप्शन का कोई एलिगेशन नहीं है। ठीक, ये जितने लोग दौलत बार लेके जाते हैं, इनका सबको पता होता है उनका। मैंने कहा खान, अभी कहा कल परसों, कि बाज लोग मुझे ये ताना देते हैं कि अमेरिका ने मुझे 2 दफा जहाज से उतारा जी। मैंने कहा उम्र के इस हिस्से में मैं खान कहता हूं कि मेरे लिए ये एजाज की बात है कि एक सुपर पावर ने 2 दफा मुझे जहाज से उतारा, जब मैं वहां जा भी नहीं रहा था। उसने कहा कि मैं मेरी फजा से नहीं गुजर रहा। तो फिर खान कहता है इसका मतलब क्या है? मैंने कहा इसका मतलब ये है खान, जब अब मामलात होंगे ना तो वो घर आके मुझे वीजा देगा कि जनाब क्या बात है, वीजा ले, और मैं कहूंगा नहीं थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहता हूं कि दुनिया में मेरी जिंदगी में एक पैगाम जाए कि उन्होंने मेरे घर आके लाल हवेली में मुझे वीजा लगा के दिया और मैं ये कहूंगा नो थैंक यू वेरी मच, आई एम नॉट गोइंग देयर। अच्छा, मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन एक बात जरा आखिरी एक बात एनआरओ के हवाले से मैं पूछूं सर, वैसे शहबाज शरीफ को मजीद क्या किसी एनआरओ की और जरूरत है? मिनिस्टर इनक्लेव में रहते हैं, फिर आप भी कंप्लेन करते हैं, मैं भी झंडे वाली गाड़ी में घूमता हूं, वो भी झंडे वाली गाड़ी में घूमता है, एक बेटा एक दामाद मुल्क से बाहर है, दूसरे बेटे को बाहर जाने की इजाजत मिल गई है। सर और क्या चाहिए? वैसे कौन सा और एनआरओ चाहिए? बाज सजाएं खुदा ऐसे लोगों को इस तरह देता है कि लोग समझते हैं कि ये इज्जत है, जलील और रुस्वा है, टके टोकरी हो चुके हैं। ये क्या इज्जत है इनकी? आप मुझे बताएं क्या इज्जत है इनकी? ये सारी लूटी हुई दौलत इनको रात को सोने नहीं देती। कैलकुलेटर पे सोचते होंगे फलाने स्विट्जरलैंड में इतना है, ऑस्ट्रेलिया में इतना है, लंदन में इतना, फिर छोड़ने पड़े। ठीक, चले मैं ब्रेक ले लेती हूँ सर, ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ स्पीड। अच्छा शेख साहब, अब अगर आसिफ अली जरदारी की बात करें तो उनकी धमकी या पेशगोई को आप कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान 5 साल अपने पूरे कर ले, इसको क्या आप लाइट लेंगे? आप तो उनके ये जेल में जाने के लिए दिन गिन रहे थे। मैंने ऐसी छोटी बातें तो नहीं करता, लेकिन उसके करतूत ऐसे हैं कि वो खुद कहता है कि जेल मेरा दूसरा घर है और एक सारे खानदान को इस शख्स ने तबाह कर दिया। किस किस्म की इसकी प्लानिंग थी कि इस मुल्क के सियासी अदम इस्तेकाम का मुर्तकिब और मुजरम आसिफ जरदारी है, ऐसे खानदान में एंट्री की जो उस खानदान को ही ले डूबा, उस खानदान को ही नेस्तो नाबूद कर दिया, उस बच्चे का मुस्तकबिल भी तबाह कर दिया। देखें, मुझे तो उसकी फिक्र लगी हुई है, अभी तो उसके खेलने के दिन थे, अभी तो उसने परवान चढ़ना था और बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस सारे मामला। तो बच्चे को आपने पैगाम भेजा भुट्टो बनो जरदारी नहीं, तो कोई जवाब आया उसका? अभी तो मेरा कोई राब्ता नहीं। उसने मुझे कहा कि ट्रेन पे तवज्जो दो शेख रशीद। तो अब मैं किसी दिन उसको कहूंगा कि आए एक क्लास जो है पिंडी से लाहौर रेल कार पे, उससे मैं जरा गुफ्तो शनीद करूं, उसे समझाऊं कि तेरा सियासी मुस्तकबिल इस जंगल के इस बरखा के दरख्त से नीचे से निकलेगा तो तेरा भी मुस्तकबिल है और तेरी पार्टी का भी, वरना ये तो जा ही रहा है। तेरे सारे खानदान जो आसिफ जरदारी को टास्क दिया था उसने पूरा किया है, इस खानदान को नेस्तो नाबूद कर दिया। पैसे क्या है जी? पैसे तो स्मगलरों के पास हैं, बिल्कुल, पैसे तो ड्रग वालों के पास हैं,
पैसे तो वैसे ही छत टपक के आ जाते हैं कई लोगों के पास। जो इंसान मिशन लेके होता है पैदा, पैसा, धूप, छांव, रिश्तेदारी उसके रास्ते में रुकावट नहीं होती, वो अपने टारगेट की तरफ बिलावल के लिए ना आपके दिल में कोई एक ही बात आपके दिल में वैसे बिलावल के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है क्या? इसलिए कि वो फ्यूचर लीडरशिप हैं, आप उन्हें कोई पीएम का सीरियस कैंडिडेट देख रहे हैं आगे कोई 10-15 सालों में? उसमें थ्रिल तो थी अपनी माँ और अपनी दादा की, या नाना जो भी कहते हैं। लेकिन मैंने बचपन में मुर्तजा को भी बड़े करीब से देखा है। मैं तो अपना तज्जिया पेश करता हूँ ना। ठीक। बाद में लोग ये कहें, मैंने कहा जनाब अली इनका झाड़ू फिर जाएगा मार्च तक, तो मार्च का मतलब ये है 1-2 मैं कुछ ज्योति नजूमी या फालिया वाला तो नहीं हूँ। तो अगर 1-2 महीने आगे ये नहीं चल सकता। नवाज शरीफ और आसिफ सर, आप किस बुनियाद पे 30 मार्च की डेडलाइन दे रहे हैं कि झाड़ू फिर जाएगा? मतलब और ये इसके केसेस 2 महीने लगा लें। देखें, इमरान खान के दौर का अभी तक कोई केस नहीं है, यकीनन उसके दौर में भी केस आएंगे। ठीक, ये सारे पुराने केस हैं, नए केस तो इनकी रंग उड़ा देंगे, खवास बाख्ता कर जाएंगे। ये वो सियासतदान बेचारे जो मजबूर हैं। मुझे बताएं कि चांडियो जैसे अच्छे लोग, आसिफ जरदारी के नीचे एतजाज एहसन जैसे, कायरा जैसे, ये लोग ढुकते हैं, उनकी पर्सनैलिटी डैमेज हो जाती है। लेकिन इतना फिफरा नहीं, इतनी जुर्रत नहीं कि बाहर निकल के आए। लीडरशिप की क्वालिटी जो कहे कि चल अब नैब को भेज दिया है, आपको लगता है फिलहाल ये शिकंजे से बच गए? क्योंकि आप ही कहते हैं ना कि वो लोअर कोर्ट्स के माहिर हैं, और नैब को तो आज तक कामयाबी हासिल ही नहीं हुई जरदारी साहब के हवाले से। तो बच गए या फंस गए? जो फैक्ट्स एंड फिगर आसिफ जरदारी के नजर आ रहे हैं वो काफी सीरियस। मैं आसिफ जरदारी का केस नवाज शरीफ से 1000 गुना ज्यादा सीरियस समझता हूँ। बाकी बच जाए या जेल जाए ये उसका मुकद्दर है। 30 मार्च तक आपने कहा झाड़ू फिरेगा, तो इसकी लपेट में सिर्फ ऑपोजिशन ही आएगी या फिर गवर्नमेंट के कुछ लोग भी आ सकते हैं? सवाती आ गया बेचारा, और बाबर अमान आ गए हैं, और उनका केस लगा हुआ है। कोई और भी अगर हल्की फुल्की मौसीकी लग गई तो क्या फर्क पड़ेगा? इमरान खान का ही मैंने कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इमरान खान मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। और एक बात मैं पब्लिकली कहना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम में भी जी, अगर नून और पीपल्स पार्टी करप्शन करे तो उनको 7 साल सजा है ना, अगर हम करें तो हमें 14 साल होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, ताकि कौम को फर्क पता लगे कि हुक्मरानी में करप्शन की दुगनी सजा है। और इमरान खान के साथ जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि 100 बातें आप कह लें लेकिन उस पर करप्शन का आप इल्जाम नहीं लगा सकते। अच्छा सर, पीपल्स पार्टी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से मुखालफत कर रही है, आपके ख्याल में ये क्या बार्गेन करना चाह रहे हैं, क्या लेना चाह रहे हैं, और क्या हुकूमत इनको वो देगी, या जिनकी वो जरूरत है कोर्ट्स वो खुद ही इनसे मनवा लेंगे? आखिरी फिक्रा आपका ठीक है, इसीलिए ये फड़फड़ाते हैं। वैसे ही आपको पता, हमारे मोहल्ले में कबूतरबाज होते हैं ना, वो कहते हैं एक कबूतर छोड़ दिए। मैं कहता हूँ ये बाहर अड्डे पे कबूतर छोड़ के चले जाते हो। देखें, एक कबूतर अड्डे पे बैठ गया हुआ है नून लीग का, बाकी कबूतर इसको देख के बैठते जाएंगे। ठीक है, छोड़े परे, इन्होंने क्या मुखालफतें करनी है। और फौज किसी के लिए वोट नहीं मांग रही, इस मुल्क के लिए वोट चाहती है कि इंसाफ तेजी से आए, इंसाफ नजर आए और टेररिस्ट से मुल्क पाक हो। अपनी जात के लिए नहीं वो मांग रहे, ठीक है, अपनी जात के लिए नहीं मांग रहे। जिसके घर में बेटा शहीद हुआ है, जिसके घर से जनाजा उठा है दहशतगर्दों का, वो सारे ये चाहते हैं कि ये कोर्ट्स 2 साल उनको और टाइम। इसीलिए अभी तक हुकूमत ने ना पीपल्स पार्टी से बात की, ना नून लीग से बात की। उन्हें पता है कि खुद ही मान जाएंगे और वोट भी देंगे। अल्लाह आपका भला करे। बास का आप बड़ी अकल की बातें करती हैं पारस, ऐसे होता है कि ऊपर से बातें तुम्हें समझ आ रही। अच्छा सर, ऑपोजिशन की तो हमने बात कर ली है। अब जरा ये जो हुकूमती इत्तेहाद है, हुकूमती ट्रेन की बोगियां क्यों लटखड़ा रही हैं शेख साहब? MQM की अभी डिमांड्स पूरी नहीं हुई, BNP नाराज, वो अभी राजी नहीं हुई है, काफली के रिजर्वेशन सामने आ गए। ये हुकूमती इत्तेहाद का क्या बनने जा रहा है सर? कुछ भी नहीं बनने जा रहा। बाज पार्टियां ऐसी होती हैं, ना भागती हैं, ना बसती हैं, ना भागती हैं। सो ये इसी तरह चलती रहती हैं। सो ठीक हो जाएगा, आप बेफिक्र हैं। देखें, लड़ना आसान काम नहीं है। लड़ते शेख रशीद जैसे खुदकुश जो कंधे पर अपना ताबूत लेकर चलने वाले लोग होते हैं। जब मैं कह रहा था कि पनामा में जाना है, इस मुल्क में एक आदमी मेरे साथ नहीं था। एंड आई एम थैंकफुल होल लाइफ फॉर इमरान खान ऑन दिस इशू कि इसकी पार्टी का कोई बंदा मेरे साथ नहीं था पनामा केस में। उसने मुझ पे मेहरबानी की और उसने कहा नहीं, शेख रशीद ठीक कहता है, हमें जाना चाहिए। ठीक। सो ये बातें करते रहते हैं लोग सर। रिटन ना मैं इक़्तिदार का भूखा हूँ, ना मुझे इक़्तिदार की ख्वाहिश है। मैं दयानतदारी से समझता हूँ कि इमरान खान के खिलाफ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अब इस मुल्क के पास। सर लेकिन कोई ताहयात तो नहीं रहता ना।
कुछ तो आगे आप बताएं। अल्लाह करेगा रास्ते निकल आएंगे। ठीक, अगर ये रिटन एग्रीमेंट्स और मुतालबात इनको नहीं माना जाता तो ये तहादी साहब कैसे रहेंगे, इसका क्या फॉर्मूला है ये तो बता देना। वो BNP की मुलाकातें, उन्होंने वो अपोजिशन की मीटिंग अटेंड कर ली है, जरदारी साहब से अख्तर मेंगल की मुलाकातें भी हो चुकी हैं, पता है आपको ये सब? फार्मूला क्या है? A स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस बी। ये सारा A प्लस बी है, ठीक होगा इंशाल्लाह। A प्लस बी समझती है ना जी। A स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस बी, ये 8वीं में मैंने पढ़ा था। सो ये सारा A प्लस बी है, इन द एंड A स्क्वायर ही है इंशाल्लाह। सर हमजा शहबाज की भी कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं, PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक की भी बातें हैं, उधर उस्मान बुज़दार भी क्लिक नहीं कर रहे हैं। ये सब कुछ अच्छा है आपके ख्याल में? ये ठीक हो रहा है सब कुछ? जो कुछ भी हुआ, जैसा भी हुआ, जो रुकावटें खड़ी हुई वो अबूर होंगी और इंशाल्लाह इमरान खान 5 साल, अल्लाह से पूरी दुआ भी है और उम्मीद भी है कि वो पूरी करेगा। और अवाम की उम्मीदों को भी मंजूर ना हुआ तो फिर मैं अवाम की उम्मीदें भी पूरी करेंगे ना सर, जो आप लोगों ने जगाई हैं अवाम के अंदर, जो आपने कहा था रातों रात हम कर देंगे, आते ही डॉलर बरसने लगेंगे। मैंने नहीं कहा रातों, सॉरी मैं खान साहब का सवाल, मैं आपसे रातों रात वाला मैं लीडर ही हूँ ना, मैं लीडर हूँ। मैं तो 100 दिन नहीं एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं उनके साथ हूँ। आखिरी मैं इस पे बिलीव करता हूँ कि 2019 में इंशाल्लाह इमरान खान मसाइल पर एंड तक काबू पाने कामयाब। अच्छा, 2019 पूरे साल की आपने बात की, मैं अगर आपसे पूछूं कि अगले 2 माह में सियासी फ्रंट पे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कौन सी बड़े खबरें आ सकती हैं या क्या बड़ी डेवलपमेंट्स हो सकती है? जो भी मर्जी खबरें हैं, इन दी एंड A स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस बी। इमरान खान कंटिन्यू करेगा। मैं इमरान खान के साथ हूँ, बाकी ना मैं किसी उसके पार्टी के लीडर के साथ हूँ, ना मुझे किसी की परवाह है। उसके साथ मेरी कमिटमेंट है, वो मैं निभाऊंगा। अच्छा, और उसको आगे ले जाने के उसकी जो मेहनत है कौम को बताता रहूंगा। बाकी लोग मेरे साथ खफा शफा रहे, मेरा क्या है? सर आप लोगों को खफा करते हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आपको पता है शहबाज शरीफ आप वुज़रा को बुला सकते हैं, आपको तलब कर लिया तो फिर जाना पड़ेगा, उनका कानूनी इस्तेहकाक है, फिर ये बारी आ सकती है आपकी भी। मैं खुशी खुशी जाऊंगा, मैं खुशी को, मैं फैसल वोडा नहीं हो गए, मैं खुशी खुशी जाऊंगा जी। और उसे कहूंगा कि आजा मोरे बालमा, तेरा इंतजार था, है नहीं कि बुलाए तो सही ना, आप देखें। और मैं पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बना तो वो जिसका मर्जी एहतसाब करे, नून का एहतसाब मैं करूंगा और फिर लग पता जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब, अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।